Hello friends, today is 3rd of May and welcome to Toppers Notes. Today we'll be covering the following articles. Moving on. To start with the very first article, India's pharma exports grow by 103% since 2013-14. This is the first article we'll be covering. Recently इंडिया का जो फार्मा एक्सपोर्ट है वो ग्रो हुआ है 103%. 2013 से 14 के बीच में जितना हुआ था उससे 103 गुना ज़्यादा 103% एक्सपोर्ट ग्रो हुआ है. उसी के ऊपर एक आर्टिकल है दैट विल बी कवरिंग टुडे. अदर देन दिस, व्हाट आर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स. एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्या होते हैं और वो हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, इसके ऊपर एक आर्टिकल है दैट विल बी कवरिंग टुडे. मूविंग ऑन, ई श्रम जो पोर्टल है वो हेल्प करेगा वर्कर्स को उनके एक्सीडेंट क्लेम्स को सेटल करने के लिए. दैट इज़ द थर्ड आर्टिकल विल बी कवरिंग. मूविंग ऑन, एंडिंग आफ्सपा इन नॉर्थ ईस्ट. ये एक आर्टिकल है कि एंडिंग आफ्सपा को, आर्म्ड फोर्सेस सिक्योरिटी वाला जो एक्ट है उसको नॉर्थ ईस्ट में कैसे एंड करे या फिर उसके ऊपर क्या कुछ होना चाहिए, वैसा एक आर्टिकल है जिसको हम डिस्कस करेंगे इन आवर फोर्थ आर्टिकल. मूविंग ऑन, द रीसेंट वोज ऑफ द जूट इंडस्ट्री इन द वेस्ट बंगाल. तो वेस्ट बंगाल के अंदर जूट इंडस्ट्री के अंदर जो भी हलचल हो रही है उसके बारे में बात करेंगे. द लास्ट वन इज ऑटिज्म सपोर्ट नेटवर्क टू हेल्प गिव स्पेशलाइज्ड केयर इन रूरल इंडिया. तो ऑटिज्म सपोर्ट नेटवर्क जो है वो रूरल इंडिया के अंदर स्पेशलाइज्ड केयर देगा, उसके ऊपर एक आर्टिकल है दैट विल बी कवरिंग टुडे. ओके, दीज आर द 8 आर्टिकल विल बी कवरिंग टुडे एंड लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल. This news is regarding India's pharma export grow by 103%. कब से 2013 अगर 14 से अब तक का कंपैरिजन देखें तो ये इम्पॉर्टेंट है GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से. सब सेक्शंस आएंगे इंडियन इकोनॉमी एंड इशूज़ रिलेटेड टू ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. सो इसका कंटेक्स्ट ये है कि जो फार्मा एक्सपोर्ट है 21-22 में वो काफ़ी सस्टेन रहा है और काफ़ी पॉजिटिव ग्रोथ एक तरह से रजिस्टर हुई है डिस्पाइट जो ट्रेड डिसरप्शंस थे, वेरियस फैक्टर, चाहे कोविड हो, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो, या फिर उसके अलावा भी जो और एस्पेक्ट्स आते हैं उसके से रिलेटेड. जो फार्मा ट्रेड बैलेंस है वो हमेशा से ही इंडिया के फेवर में रहा है और इस बार तो इसने जो ग्रोथ रजिस्टर किया है ये अपने आप में ही रिमार्केबल है. स्पोर्ट स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करें तो 2021 में जो इंडिया का एक्सपोर्ट रहा है वो बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है अब तक के इंडियन फार्मा सेक्टर के इंडस्ट्री के हिस्ट्री में. जो एक्सपोर्ट 90,000 करोड़ के आसपास थी 2013-14 में, वो अब 21-22 में अगर देखें तो वो 1.84 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गई है, जो कि काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है. जो टोटल एक्सपोर्ट है वो 8 साल में लगभग $10 बिलियन के आसपास बढ़ा है. और सबसे अच्छी बात यह है कि जो अराउंड 55% जो फार्मा एक्सपोर्ट होता है फ्रॉम इंडिया वो हाईली रेगुलेटेड मार्केट में होता है. हाईली रेगुलेटेड मार्केट कहाँ होता है? वो मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है या फिर उन कंट्रीज़ में होता है जहाँ पे फॉर्मल सेक्टर काफ़ी हद तक डोमिनेंट होता है. ट्रेड बैलेंस काफ़ी हद तक इंडिया के फेवर में ही है, जो कि अभी सरप्लस दिखा रहा है. अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो लगभग $15 बिलियन के आसपास. इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में देख लेते हैं. जो इंडियन फार्मा कंपनीज़ है उन्होंने जो प्राइस कम्पिटिटिवनेस दिखाया है और जो क्वालिटी दिखाई है ग्लोबल लेवल पे, वो काफ़ी हद तक ग्लोबल में जो मोस्ट कंट्रीज़ हैं जिनको मेडिसिन की ज़रूरत होती है ग्लोबल लेवल पे, तो वहाँ अगर हम देखें तो लगभग 60% जो वर्ल्ड की वैक्सीन्स है वो इंडिया बना रहा है और 20% जो जेनरिक मेडिसिन है वो भी इंडिया से ही आ रहे हैं. इंडिया का रैंक जो है वो 3rd है इन वर्ल्ड वाइड अगर कंपैरिजन करें तो प्रोडक्शन के मामले में बाय वॉल्यूम, और 14th है बाय वैल्यू. अब ये आखिर ये डिफरेंस क्यों है कि वॉल्यूम के रिगार्डिंग अगर देखें तो 3rd है वर्ल्ड वाइड लेकिन वही वैल्यू में 14th है. तो इसका सीधा सा रीज़न ये है कि इंडिया बनाता है जेनरिक मेडिसिन. जेनरिक मेडिसिन का क्या मतलब होता है कि जैसे एक डेवलप्ड कंट्री हो गई, जैसे मान लेते हैं USA, उन्होंने कोई मेडिसिन का फार्मूला तैयार किया और
उसको अलाउ किया इंडिया को कि वो बना ले कम प्राइस पे या फिर इकोनॉमिक को ध्यान में रखते हुए। सो ये सारी चीज़ें जो यूएस पेटेंट कराया है लेकिन परमिशन दे रहा है अदर कंट्रीज़ को फॉर मैन्युफैक्चरिंग, वो जेनरिक कैटेगरी में आती है। सो उसका जो प्राइस है वो भी कम हो जाता है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं जो जेनरिक मेडिसिन का जो कंपोनेंट होता है वो एक जैसा ही तो होता है, लेकिन एग्जैक्टली वही हो ये ज़रूरी नहीं है। इस वजह से जो ट्रेड बाय वैल्यू होता है, आई मीन जो वैल्यू प्रोवाइड करता है इंडियन जेनरिक मेडिसिन, वो जो ओरिजिनल मेडिसिन जो डेवलप की गई थी उससे थोड़ी सी कम होती है। अगर इंडिया के करेंट मार्केट साइज की बात करें तो वो अराउंड $50 बिलियन के आसपास है, और जो इंडिया का शेयर है ग्लोबल एक्सपोर्ट में तो वो लगभग 6% के आसपास है व्हेन इट कम्स टू फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग्स एक्सपोर्ट। इंडिया के जो टॉप फार्मा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हैं उनमें यूएसए, यूके, साउथ अफ्रीका, रशिया और नाइजीरिया जैसी कंट्रीज शामिल हैं। सो यहाँ पे हम पहले ही देख चुके हैं कि जो 55% जो एक्सपोर्ट होता है वो हाईली रेगुलेटेड मार्केट में होता है, और ये कंट्रीज़ उनमें से एक है जो कि काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। जो एफडीए अप्रूव प्लांट्स होते हैं जहाँ से मेडिसिन के लिए कंपोनेंट और मटेरियल्स जो लिए जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, वो अगर देखें तो इंडिया दूसरे नंबर पे आता है आफ्टर यूएस। सो ये भी बहुत अच्छी अचीवमेंट है इंडिया की। इंडियन फार्मा सेक्टर की अगर बात करें ड्यूरिंग कोविड-19, तो इंडियन फार्मा सेक्टर इंडस्ट्री प्लेड अ वाइटल रोल इन फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19 पेंडेमिक। जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में आपने सुना होगा। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हो गया, रेमडेसिविर के कुछ मेडिसिन हो गए जो इंडिया बना रही थी, और एट द सेम टाइम वो ज़रूरतमंद जो कंट्रीज़ थी उनको एक्सपोर्ट भी कर रही थी ड्यूरिंग कोविड-19। सो ये एक मैसेज स्प्रेड करता है कि इंडिया एक काफ़ी रिलायबल और डिपेंडेंट पार्टनर है जब ज़रूरत होती है कि जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आता है जब ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस जैसी एक कंडीशन पैदा हो जाती है। अब जो इंडिया की जो वैक्सीन बनी है कोविड के लिए, कोविड वैक्सीन जो कि है कोवैक्सीन, ये इंडिया ने खुद ही आईसीएमआर और एनआईवी, आईसीएमआर मीन्स इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इनके कोलेबोरेशन से जो मेडिसिन बनी थी वो बन के आई थी कोवैक्सीन। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया ने ये टारगेट अचीव किया है काफ़ी शॉर्टेस्ट टाइम पे, अगर कंपेयर करें तो अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ की, जैसे कि अमेरिका हो गई या यूरोपियन यूनियन हो गई। सो ये काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वैक्सीन का वो अगर देखें तो इंडिया ने लगभग 115 मिलियन डोज प्रोवाइड किया है मोर देन 97 कंट्रीज़ को। सो ये काफ़ी अच्छा फिगर रहा इंडिया के लिए। सो इंडिया ने रिसेंटली जो यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट या कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है उसमें उन्होंने उसमें जो इन्हेंस्ड एक्सेस है इंडियन फार्मा प्रोडक्ट्स का वो भी शामिल है। सो अगर इसी टाइप की प्रोग्रेसिव मूव इंडिया आगे भी लेती है अदर कंट्रीज़ के साथ, तो ये ग्लोबल मार्केट में इंडिया का जो रेपुटेशन है और जो इमेज है वो काफ़ी रिलायबल, डिपेंडेबल एंड अफोर्डेबल सप्लायर ऑफ मेडिसिन के रूप में इस्टेब्लिश हो जाएगी। और जब इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ड्यूरिंग द क्राइसिस और या फिर जैसे कोविड की सिचुएशन है ऐसे सिनेरियो में। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इंडिया की जो फार्मा इंडस्ट्री है उसके जो वैल्यूज़ हैं एक्सपोर्ट के या फिर इंपोर्ट जो हम करते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए, और फार्मा एक्सपोर्ट का जो डेटा है ये इसके बारे में थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए, और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। सो दैट्स ऑल इन दिस न्यूज़। So the next news is regarding anabolic steroids and how does it impact anyone's health who is using it. So ये important है GS3 के point of view से। सब sections अगर देखें तो development in science and tech and its application in everyday life. सो रिसेंटली ये हुआ था कि नोएडा के पुलिस ने
फेक ड्रग्स और सप्लीमेंट्स जो थे, करीब वो कितने के वर्थ के थे, लगभग 2 करोड़ के आसपास के जो फेक ड्रग्स थे या सप्लीमेंट्स थे उनको जब्त किया है, और जिसमें एनाबॉलिक स्टेरॉयड भी शामिल थे। अब ये एनाबॉलिक स्टेरॉयड है, ये हमेशा से ही न्यूज़ में रहता है, बट किसी अच्छे रीज़न की वजह से नहीं होता है, क्योंकि इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होता है। सो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के बारे में अगर बात करें तो ये जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं ये लैब मेड वर्जन है किसके, मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन्स होते हैं ना, जैसे हमारा जो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है उसमें टेस्टोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन होता है वो सिक्रीट होता है फ्रॉम आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब सिमिलर थिंग फीमेल में अगर देखें तो एस्ट्रोजन रिलीज होता है। ये एक लैब मेड वर्जन है टेस्टोस्टेरोन का, जो कि सिमिलर इफेक्ट दिखाता है, जो कि मसल मास को बढ़ाने में और बॉडी बिल्डिंग वगैरह में बहुत काम आता है। ये एक्चुअली मेल कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी पर्सन में, इसको बढ़ाता है, जैसे कि फेशियल हेयर एंड डीपर वॉइस। अब ये जो स्टेरॉइड है एनाबॉलिक स्टेरॉइड, ये अदर जो स्टेरॉइड है जो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं डॉक्टर से, इससे काफ़ी अलग है, क्योंकि वो पर्टिकुलर जो स्टेरॉइड होता है वो इतनी आर्टिफिशियली वे में नहीं बना होता है। वो जो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं वो इन्फ्लेमेशंस जैसे कि सीवियर इम्यूनो डिसीज़ के लिए, या फिर बॉडी के इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए ड्यूरिंग कोविड इन्फेक्शन, इसके लिए डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। ये जो मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं, जो कि लैब मेड ही होते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली मिमिक करते हैं उन एक्शंस को जो जिन हार्मोन के लिए इनको बनाया जाता है, और उसको कहते हैं कॉर्टिसोल। अब वैसे तो इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं अगर शॉर्ट टर्म में लिया जाता है तो, जैसे कि वो स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करता है, कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म है उसको थोड़ा सही रखने की कोशिश करता है, या फिर इन्फ्लेमेशन जैसे जो छोटे छोटे चीज़ें ह्यूमन बॉडी फील करती है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है। एनाबॉलिक जो स्टेरॉइड है उसका काफ़ी लिमिटेड मेडिकल यूज़ है, लेकिन ये जो स्टेरॉइड्स है ये मेनली मिसयूज़ ही किया जाता है बाई एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन, क्योंकि ये मेल कैरेक्टरिस्टिक को बढ़ाता है, तो कहीं ना कहीं ये बॉडी की जो कैपेबिलिटीज़ है, कैपेसिटीज़ को थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस बढ़ जाता है किसी भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो। जब एनाबॉलिक स्टेरॉइड का ओवरडोज हो जाता है तो ये काफ़ी हद तक हार्ट फेल होने का भी कारण बनता है। उसमें मोस्टली देखा गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शनल का जो केस है वो आता है, इन्फ्लेमेशन का भी केस आता है, और जो वस्कुलर डिस्फंक्शन होता है उसका भी केस आता है, क्योंकि ओवरडोज की वजह से इन चीज़ों का जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी हद तक एसिमेट्रिक हो जाता है फ्रॉम द बॉडी। ये आखिर किस चीज़ के लिए प्रिस्क्राइब किए जाते हैं? एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की अगर बात करें तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि काफ़ी लिमिटेड रोल होता है इसका मेडिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो, लेकिन डॉक्टर इसको सजेस्ट करते हैं उन पेशेंट्स को जो वेट गेन करना चाहते हैं, क्योंकि वो सीवियरली इलनेस की वजह से या इंजरी की वजह से काफ़ी हद तक उनकी बॉडी पहले से ही वीक हो चुकी होती है, तो उनको वेट गेन करने के लिए डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। ये एल्डरली पीपल को जो उनको भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन वो डोज काफ़ी स्मॉल होता है ताकि थोड़ा सा मसल मास बन पाए, और कुछ कुछ केसों में ये एनीमिया को भी ट्रीट करते हुए नज़र आया है। कुछ डॉक्टर इसको यूज़ करते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस के लिए। ऑस्टियो आर्थराइटिस क्या होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो जो बोन होता है वो वियर डाउन होता जाता है, मतलब बोन की डेंसिटी क्या है, कम होती जाती है। वैसे तो जब एक्सेस में जब ये होता है तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, लेकिन ऑस्टियो आर्थराइटिस जो होता है वो एज के साथ ही आता है। तो अब इसे मिसयूज़ कैसे किया जाता है? तो इसे मेनली मिसयूज़ किया जाता है उन लोगों के द्वारा जो इंक्रीज़ करना चाहते हैं मसल मास को, यानी कि बॉडी बनाना चाहते हैं, थोड़े से बल्कि फॉर्म में देखना चाहते हैं, उनके द्वारा ये मिसयूज़ होता है मोस्टली। एक स्टडी आई फ्रॉम भुवनेश्वर ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूजर्स, भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में है, 2019 की ये स्टडी है। उसमें ये देखा गया कि जो 74 पार्टिसिपेंट्स थे
जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में थे, वो 74% तो वैसे यूज़ कर रहे थे स्टेरॉइड्स को प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग के लिए, लेकिन जो 18.9% थे उनमें स्टूडेंट्स भी थे। तो ये इंडिकेट करता है कि इस जो पर्टिकुलर स्टेरॉइड है इसका काफ़ी हद तक मिसयूज़ किया जाता है, जो कि अदर देन प्रोफेशनल एथलेटिक्स के अलावा भी वो लोग हैं जिनको शायद इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। सो इसके हेल्थ इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं? जो अगर शॉर्ट टर्म यूज़ किया जाता है इसको, तो ये कभी कभी एकने और हेयर फॉल वगैरह के सिनारियो देते हैं एंड कॉज करते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम को। एक्सटेंडेड अगर मिसयूज़ किया जाता है तो ये एक बीमारी होती है जिसको गायनेकोमेस्ट्रिया कहते हैं, जिसमें मेन का जो ब्रेस्ट वाला सेक्शन है वो काफ़ी बढ़ने लग जाता है और ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन का भी कारण बनता है। अगर वुमेन इसको एक्सेसिवली यूज़ कर रही है तो ये देखा गया है कि उनके फेशियल हेयर में भी ग्रोथ आने लगते हैं। स्टेरॉइड का अगर मिसयूज़ किया जाता है काफ़ी लंबे टाइम तक, तो ये एक्सट्रीम एंगर को किक करता है, पैरानोया का सिचुएशन भी क्रिएट करता है और इम्पेयर्ड जजमेंट, यानी कि कभी कभी हमें हमारे फैसले जो हम लेते हैं वो होशो हवास में नहीं लेते हैं, तो ऐसा सिचुएशन भी देखा गया है। लॉन्ग टर्म यूज़ जो है उसमें देखा गया है कि कई बार ये किडनी डिजीज़ का भी कारण बनते हैं, या फिर जो लीवर फेलियर है वो भी देखा गया है, ट्यूमर भी देख पाया गया है, इनलार्ज्ड हार्ट को देखा गया है कि हार्ट की साइज़ जो है वो काफ़ी बढ़ गई है बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव यूज़, और हाई ब्लड प्रेशर का भी सिचुएशन इसमें देखा गया है। जो अगर टीनेजर इस चीज़ों को लॉन्ग टर्म तक लेते हैं तो उसमें स्टंटेड ग्रोथ भी देखा गया है, क्योंकि टीनेजर्स जो कि कम एज में ही बल्क अप और पफ्ड मसल के साथ दिखना चाहते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये जो ग्रोथ फैक्टर है उसको काफ़ी हद तक अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से जो ग्रोइंग एज रहती है टीनेजर की, बॉडी का जो फोकस होता है वो ग्रोइंग एक्टिविटी में ना जाके बल्किंग में चले जाती है, जिसकी वजह से स्टंटेड ग्रोथ देखने को मिला है। तो यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं कि स्टेरॉइड के यूज़ से क्या होता है, जैसे कि हेडेक का सिचुएशन आता है, बॉल्डनेस आता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होता है, स्पर्म काउंट जो है वो कम होते चले जाता है, प्रोस्टेट साइज़ भी डिक्रीज़ होती है, टेस्टिकल साइज़ भी है वो भी कम होता है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इसके लॉन्ग टर्म में डिसएडवांटेजेस हैं। सो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो एनाबॉलिक एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं और जो अदर एस्टेरॉइड है जो फिजिशियन या डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं उससे कैसे अलग है, इसके बारे में पता होना चाहिए। एंड जो मिसयूज़ होता है इसका और हेल्थ इम्प्लीकेशंस आते हैं जो ये हमने यहाँ पे देखा, ये इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक से। सो दैट्स ऑल इन दिस न्यूज़। ई-श्रम टू हेल्प सेटल वर्कर्स एक्सीडेंट क्लेम्स। तो बेसिकली जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स ई-श्रम पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं उनके एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम्स के प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री एक मैकेनिज्म डेवलप कर रही है। ऑलराइट, तो ये कॉन्टेक्स्ट है। बेसिकली जो ई-श्रम पोर्टल है उसे लॉन्च किया गया था 6 महीने पहले, और इसका एम या इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स होते हैं उनके लिए एक नेशनल डेटाबेस क्रिएट किया जाए और उनके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को इंश्योर किया जा सके। तो बेसिकली ये है इस न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट। नाउ व्हाट इज़ ई-श्रम पोर्टल? तो ई-श्रम पोर्टल जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि ये एक नेशनल डेटाबेस है अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का। इसमें कौन कौन से अनऑर्गेनाइज वर्कर्स कवर किए जाते हैं? कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, एग्रीकल्चरल वर्कर्स एंड अदर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। तो वो वर्कर्स जो कि फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा नहीं हैं, वे इस पोर्टल में अपना डेटाबेस क्रिएट करवा सकते हैं। ऑलराइट, नाउ जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो इसी स्कीम को इंटीग्रेट करने की बात की जा रही है
इसी स्कीम को इंटीग्रेट करने की बात की जा रही है विद द ई श्रम पोर्टल। तो ये योजना ये है क्या? तो इट इज़ एन एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका काम क्या है कि ये बहुत सारे डायमेंशंस जो होते हैं एक्सीडेंट्स के वो कवर करती है, लाइक एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट या पार्शियल डिसेबिलिटी, ये सब इसमें कवर करती है। सेविंग्स बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए ये स्कीम है। 18 से 70 साल के जो सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं वो इस स्कीम में हिस्सा ले सकते हैं। ये स्कीम 1 साल के लिए और हर साल आप प्रीमियम पे कीजिए और इस स्कीम को रिन्यू करवाया जा सकता है। ऑलराइट, पॉलिसी पीरियड जो है हर साल वो होता है 1 जून से 31 मई के ड्यूरेशन का। इसमें डेथ के लिए 2 लाख का कवर प्रोवाइड किया जाता है और डिसेबिलिटी के लिए 1 लाख 2 लाख, डिपेंड्स कि ये पार्शियल डिसेबिलिटी है या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी है। पर पर्सन एनुअल प्रीमियम इज जस्ट ₹12 एंड प्रीमियम पेमेंट इज ओनली थ्रू ऑटो डेबिट टू सेविंग्स बैंक अकाउंट। ऑलराइट, तो सिर्फ 12 रुपये का प्रीमियम एनुअल लगता है और इसमें ऑटो डेबिट का ऑप्शन ज़रूरी है। पेमेंट आप ऑटो डेबिट के ऑप्शन से ही कर सकते हैं। ऑलराइट, जो पर्सन स्कीम ज्वाइन करना चाहता है उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि उसके पास एक सेविंग्स बैंक अकाउंट भी हो। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इज़ मच डिफरेंट। ऑलराइट, नाउ ई श्रम पोर्टल है क्या? जैसा कि हमने डिस्कस किया, इसे लास्ट ईयर अगस्त 26 को लॉन्च किया गया था। इसका एम क्या है? बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री जन जीवन बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना। ऑलराइट, तो ये बहुत सारी जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं इनको अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए इंटीग्रेट करना। ऑलराइट, providing a comprehensive database to central and state governments for tackling any national crises like COVID-19 in future। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि ये है इंडिया की वर्कफोर्स का मेजर हिस्सा बनाता है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनका अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होगा तो नेशनल क्राइसिस के टाइम पे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो है वो उनको एक्सटेंड किए जा सकते हैं। असर्टनिंग स्टेटस एंड एड्रेस करंट लोकेशन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। तो ये जो करंट लोकेशन है माइग्रेंट वर्कर्स की, उनका स्टेटस, उनकी जो करंट लोकेशन है वो सब इसके अंदर डेटाबेस में प्रोवाइड की जा सकती है। ऑलराइट, असर्टनिंग देयर मूवमेंट फ्रॉम फॉर्मल टू इनफॉर्मल सेक्टर एंड वाइस वर्सा। और इनका मूवमेंट कि ये फॉर्मल सेक्टर में थे अब इनफॉर्मल सेक्टर में चले गए हैं, या पहले इनफॉर्मल सेक्टर में थे अब फॉर्मल सेक्टर में चले गए, तो जो मूवमेंट है इस मूवमेंट का भी एक तरीके से रडार पे इसको रखा जा सकता है, पता किया जा सकता है कि कितनी वर्कफोर्स फॉर्मल सेक्टर में है, कितनी इनफॉर्मल सेक्टर में। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद अदर मिनिस्ट्री स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर डिलीवरी ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। इसमें क्या होगा? इंफॉर्मेशन शेयरिंग का भी एक प्रोविजन है ताकि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को टारगेट बेनिफिशियरीज को प्रोवाइड किया जा सके। पोर्टेबिलिटी ऑफ वेलफेयर बेनिफिट्स टू माइग्रेंट एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। जो वेलफेयर बेनिफिट्स है ये माइग्रेंट और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी साइड टू साइड अपनी जगह चेंज करते रहते हैं, तो उनकी पोर्टेबिलिटी भी ये इंश्योर करता है कि जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है वो भी उनको मिलते रहें। नाउ हमने डिस्कस किया कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये आता है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के अंदर। इसके प्रोविजंस में एक है ई श्रम कार्ड। तो वर्कर्स को एक ई श्रम कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा जो कि एक यूनिक आईडी होगी 12 डिजिट की यूनिक आईडी नंबर होगा। ऑलराइट, और ये जो वर्कर्स की डिटेल है इसे स्टेट गवर्नमेंट्स और स्टेट डिपार्टमेंट्स के साथ में शेयर किया जाएगा। सिंगल विंडो, तो एक सिंगल पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा ताकि अथॉरिटीज़ को इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स को ट्रैक करने में आसानी हो और क्राइसिस या ज़रूरत के समय उनको ऑन टाइम वेलफेयर प्रोवाइड की जा सके। ऑलराइट, अब इसके बेनिफिशियरीज़ कौन कौन होंगे? बेनिफिशियरीज़ विल बी, हमने पहले डिस्कस किया, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, एग्रीकल्चर वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, उसके अलावा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो दूसरे सब ग्रुप्स होते हैं वो सब। तो ये सारे टारगेटेड बेनिफिशियरीज ई श्रम पोर्टल के हैं। सेल्फ एनरोलमेंट की बात करें तो ये किसका फीचर है कि ये ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म रहेगा। बेसिकली वर्कर्स खुद आधार और मोबाइल नंबर्स की हेल्प से खुद को इस पोर्टल पे एनरोल कर सकते हैं।
नाउ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, ये बहुत नोवेल एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, तो इसका बेनिफिट्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या रहेगी इसकी। तो ई श्रम कार्ड विल बी एक्सेप्टेबल ऑल अक्रॉस द कंट्री, तो ओवर ऑल द कंट्री इसकी रीच है, तो ये एक बेनिफिट रहेगा। उसके अलावा सुरक्षा बीमा योजना के तहत इनको 1 साल का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलेगा। इसमें क्या होगा कि डेथ के लिए तो 2 लाख रुपीज़ मिलते हैं, परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए 2 लाख रुपीज़ मिलते हैं, और पार्शियल के लिए 1 लाख रुपीज़ मिलते हैं। इस पोर्टल के थ्रू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी डिलीवर किए जाते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स वाइल प्रोवाइडिंग असिस्टेंस ड्यूरिंग कैलामिटीज़ एंड पैंडमिक्स। ऑलराइट, तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस ई श्रम पोर्टल के। अब ये स्कीम लॉन्च की है, लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं जो कि फेस कर रही है गवर्नमेंट, या फिर क्या चैलेंजेस हैं इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के, तो वो है फर्स्ट, लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। फॉर्मल वर्कर्स वर्क इन द पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड हैव एडिक्वेट एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। तो जो फॉर्मल वर्कर्स होते हैं वो क्या पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं और उनके पास में सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं, ऑलराइट। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स के लिए टारगेटेड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स पहुंचाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि उनका कोई डेटाबेस नहीं क्रिएट या पहले से कोई डेटाबेस नहीं है, घोस्ट बेनिफिशियरीज का इशू रहता है, तो इसलिए उनको ये बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं, और इस वजह से वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल शॉक्स के प्रति बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। नेक्स्ट चैलेंज इज ससेप्टेबिलिटी टू इकोनॉमिक शॉक्स। इकोनॉमिक शॉक्स के लिए ससेप्टेबिलिटी, द कैजुअल वर्कर्स अमंग इनफॉर्मल वर्कर्स आर मोस्ट ससेप्टेबल टू इकोनॉमिक शॉक्स एज मोस्ट ऑफ देम डू अनस्किल्ड लो पेड ऑक्यूपेशनल जॉब्स। तो इनफॉर्मल वर्कर्स में भी जो कैजुअल वर्कर्स का सब ग्रुप है, ये इकोनॉमिक शॉक्स के लिए के प्रति बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है, क्योंकि ये बहुत अनस्किल्ड और लो पेड ऑक्यूपेशनल जॉब्स करते हैं, ऑलराइट। ये वर्कर्स बेसिकली क्या होता है, ज़्यादातर माइग्रेंट लेबर्स होते हैं, लेबरर्स होते हैं, या फिर मार्जिनलाइज ग्रुप से आते हैं, ऑलराइट। द प्रॉब्लम्स इन द इन्फॉर्मल सेक्टर कैन बी कॉस्टली एज इट कैन लीड टू जॉब एंड वेज लॉसेस, हायर इन्फ्लेशन एंड इवन रिस्क द लाइवलीहुड ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। तो इन्फॉर्मल सेक्टर की ये प्रॉब्लम्स कॉस्टली क्यों पड़ती है, क्योंकि बेसिकली जो क्राइसिस आती है उस वजह से क्या होता है कि जॉब लॉस और वेज लॉस होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, तो उनके लिए जो डेली नेसेसिटीज़ के आइटम्स हैं वो खरीदना मुश्किल हो जाता है, और इससे माइग्रेंट वर्कर्स की लाइवलीहुड पे भी फ़र्क पड़ता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमिक शॉक। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज। स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज में आता है लिटरेसी, या जो स्किल्स होती हैं, तो ये इनके पास ना तो लिटरेसी होती है, या ना एजुकेशन प्रॉपर ये होती है इनके पास में, ना ही इनके पास में प्रॉपर स्किल्स होती है, तो इनका एक्सप्लॉइटेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज एवरीबडी वर्क्स फॉर मनी, और इस वजह से बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ लिटरेसी एंड स्किल्स दे आर मोर वल्नरेबल टू एक्सप्लॉइटेशन। The discrimination in the urban informal labor market against these people leaves them with no choice but to accept the offered wage. अर्बन इनफॉर्मल लेबर मार्केट जो है, इनमें क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन है, इसकी वजह से क्या होता है कि इनके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता है, और इनको जो अवेलेबल वेज मिलती है उस वेज पर इनको काम करना पड़ता है, बिकॉज एवरीबडी नीड्स लाइवलीहुड टू सर्वाइव, ऑलराइट। नेक्स्ट चैलेंज इज गवर्नमेंट फेलियर। गवर्नमेंट जो है वो भी ज़्यादा सक्सेस नहीं पा पाई है, क्योंकि वो वेज इनक्वालिटी ख़त्म करने में रिड्यूस नहीं कर पाई है। उसके अलावा कोई मिनिमम वेज वाला जो टारगेट है वो भी अचीव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा गवर्नमेंट फेलियर है। देयरफॉर द मेजॉरिटी ऑफ अर्बन इनफॉर्मल वर्कर रिमेन हाईली वल्नरेबल एंड लिव इन अ प्रिकैरियस कंडीशन इवन ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स। इसी वजह से जो अर्बन इनफॉर्मल वर्कर्स होते हैं, जैसे दिहाड़ी मजदूर हो गए, तो ये इन शॉक्स के प्रति, जो इकोनॉमिक शॉक्स होते हैं या दूसरे जो पॉलिटिकल शॉक्स हैं और कोई इशू है, इसके प्रति बहुत वल्नरेबल होते हैं। और नॉर्मल टाइम्स में जब बूम भी होता है इकोनॉमी में, तभी उनको बहुत सबपार कंडीशंस में रहना के लिए या काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। The existing government programs cannot provide gainful employment opportunities to the migrants at their native places. Migrants जो होते हैं वो आते ही क्यों हैं? क्योंकि उनकी खुद के एरिया में, उनके खुद के डोमिसाइल में उनके पास में ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है, या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं जिनके थ्रू वो अपनी डेली जो वेज है, अपनी डेली नेसेसिटीज़ है, उनको पूरा कर पाएँ। तो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स भी इसी तरीके से टारगेटेड नहीं है कि उन वर्कर्स को उनके नेटिव प्लेस में ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा सके। तो ये सबसे बड़ा इशू है गवर्नमेंट फेलियर।
एंड नेक्स्ट इम्प्लीकेशंस ऑफ लॉकडाउन. लॉकडाउन ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है इनफॉर्मल सेक्टर को. तो इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स सफर्ड फार मोर फ्रॉम द नेशनल लॉकडाउन इन 2020 देन देयर फॉर्मल सेक्टर काउंटरपार्ट्स. फॉर्मल सेक्टर में तो लोगों ने वर्क फ्रॉम होम भी जारी रखा, उसके अलावा उनकी सैलरी चाहे वो कट के आ रही हो, डिडक्शन के साथ में आ रही हो, बट उनकी सैलरी कंटिन्यू आ रही थी. लेकिन इनफॉर्मल वर्कर्स जो कि डेली वेज पर सर्वाइव करते हैं या फिर मिनिमम वेज पे सर्वाइव करते हैं, उनको ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा ऑफ द लॉकडाउन एज कम्पेयर टू द फॉर्मल काउंटरपार्ट्स. ऑलराइट. With an inadequate safety net, there will be painful accounts of displaced informal workers trying to get back to their rural homes. क्योंकि कोई adequate safety net नहीं है इंडिया की स्कीम में, तो इस वजह से जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं उनको अपने वापस अपने नेटिव प्लेस में पहुंचने के लिए बहुत मुश्किल हुई. तो ये भी एक इम्प्लीकेशन है, ये भी एक चैलेंज है ऑफ द अनऑर्गेनाइज वर्कर्स. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस न्यूज़ कि हमने पढ़ा ई श्रम पोर्टल क्या है, ई श्रम पोर्टल के अलावा सुरक्षा बीमा योजना क्या है और क्या बेनिफिट्स हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, उसके अलावा चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज वर्कर्स. तो ये सब हमने डिस्कस किया. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़. एंडिंग अफ्स्पा. तो पहले हम अफ्स्पा के बारे में बात करते हैं, फिर कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करेंगे. तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 में इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था और ये आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर्स देती है कि वो जो डिस्टर्ब्ड एरियाज़ होते हैं जहाँ पर टेररिज्म, इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ या इस तरह की जो इंटरनल सिक्योरिटी की थ्रेट्स होती हैं, वहाँ पर इनको स्पेशल पावर्स प्रोवाइड की जाती है अंडर अफ्स्पा. ऑलराइट. 1980 से ये मणिपुर में इन फोर्स में है अभी तक भी. एंड इसमें बहुत सारे ऐसे कहा जाता है कि अफ्स्पा के तहत जो आर्मी पर्सनल्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ की है ऑन द लोकल पब्लिक. ऑलराइट. व्हाट आर स्पेशल पावर्स? तो स्पेशल पावर्स अफ्स्पा जो है बेसिकली किसी भी कमीशन्ड ऑफिसर को, वारंट ऑफिसर को या नॉन कमीशन्ड ऑफिसर या कोई भी पर्सन जो है उसे कुछ स्पेशल पावर्स देती है, जैसे कि फायर अपॉन एंड यूज फोर्स अगेंस्ट एनी पर्सन एक्टिंग इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन द डिस्टर्ब्ड एरिया. तो सबसे पहली पावर देती है कि कोई भी पर्सन जो अफ्स्पा जब लगा हुआ है उस पर्टिकुलर एरिया में, उस टाइम पे लॉ ब्रेक कर रहा है, तो उस पर्सन के ऊपर वो फायर कर सकते हैं या फिर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट पावर इज अरेस्ट सस्पिशियस पीपल विदाउट वारंट. विदाउट वारंट सस्पिशियस पीपल को अरेस्ट किया जा सकता है. उसके अलावा डिस्ट्रॉय एनी स्ट्रक्चर सस्पेक्टेड टू हाउस एन आर्म्स डंप, शेल्टर फ्रॉम विच आर्म्ड अटैक्स आर मेड एंड लाइकली टू बी मेड. तो बेसिकली वो कोई भी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जिनमें ऐसा लगता है कि कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है या फिर टेररिस्ट छुपे हुए हैं. ये भी स्पेशल पावर दी जाती है. नेक्स्ट, कंडक्ट सर्चेज विदाउट वारंट्स फॉर एविडेंस टू रिकवर अ रॉन्गफुल कन्फाइंड पर्सन, प्रॉपर्टी, आर्म्स और एक्सप्लोजिव्स. उसके अलावा बिना वारंट कोई भी जो आर्मी पर्सनल है, जो डेजिग्नेटेड पर्सनल है, वो किसी भी घर को या किसी भी लोकेशन को सर्च कर सकता है अगर उसे लगता है कि वहाँ पर कोई पर्सन डिटेन्ड है या फिर कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई आर्म्स छुपाए हुए हैं, एक्सप्लोजिव छुपाए हुए हैं. इस शक पर वो बिना वारंट सर्च इनिशिएट कर सकता है. ऑलराइट. अफ्स्पा बार्स प्रोसिक्यूशन एंड प्रोसीडिंग्स एक्सेप्ट विद सेंटर्स नोट्स अगेंस्ट द पर्सनल फॉर एक्शन कमिटेड वाइल एक्सरसाइजिंग पावर्स अंडर द एक्ट. अफ्स्पा का एक फीचर ये भी है कि अगर सेंटर ने कहा है तो ठीक है, अगर सेंटर का अप्रूवल नहीं है तो कोई भी पर्सनल जिसने अफ्स्पा के अंतर्गत कोई भी अपनी राइट है या अपनी पावर एक्सरसाइज की है तो उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन या प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती है. तो ये है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट. अब कॉन्टेक्स्ट क्या है कि पीएम ने अभी कुछ दिन पहले ही अपना इंडिकेशन दिया था कि कुछ टाइम में पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन से अफ्स्पा को पूरी तरीके से हटा लिया जाएगा. ऑलराइट. Now, reducing boundaries. Areas notified as disturbed areas under AFSPA have been progressively reduced in the last few years, mainly due to improvement in security situation. तो AFSPA के अंतर्गत जो disturbed areas आते हैं जहाँ पर AFSPA लागू है, वो कुछ सालों में उनके एरिया में या फिर उनके जो एक्सटेंशन है उसमें कमी आई है. ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे कुछ हद तक सिक्योरिटी सिचुएशन इम्प्रूव हुई है. जो वहाँ पे इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ में टॉक्स चल रही हैं, उन्होंने भी कुछ हद तक हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी बात मानी है. तो इस वजह से डिस्टर्बेंस काफ़ी कम हुआ है. अबाउट अ मंथ अगो यूनियन होम मिनिस्ट्री रिड्यूस्ड सच नोटिफाइड एरियाज कंसिडरेबली इन असम, नागालैंड एंड मणिपुर.
तो यूनियन होम मिनिस्ट्री जो है उसने अफ्स्पा के अंतर्गत आने वाले कुछ एरियाज से अफ्स्पा को हटाया था. ऑलराइट, देयर वॉज अ सब्सटैंशियल रिडक्शन इन आसाम whereas AFSPA was removed entirely in 23 districts and partially in 1. तो आसाम में सबसे ज़्यादा रिडक्शन किया गया है. 23 डिस्ट्रिक्ट से अफ्स्पा को पूरी तरह से हटा लिया गया है और एक डिस्ट्रिक्ट से पार्शली अफ्स्पा, एक डिस्ट्रिक्ट में पार्शली अफ्स्पा लागू है. नागालैंड की बात करें तो 60 डिस्ट्रिक्ट्स में से 15 पुलिस स्टेशन जो पुलिस चौकियों वाला एरिया है वहाँ से इस अफ्स्पा को हटा लिया गया है. लेकिन अभी भी वो फ़िलहाल भी नागालैंड में 57 पुलिस स्टेशंस में, जो कि 13 डिस्ट्रिक्ट्स के एक्सपेंशन में लाए करते हैं, वहाँ पर अफ्स्पा अभी भी लागू है. तो कुछ हद तक रिडक्शन नागालैंड में भी किया गया है. नाउ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस? तो अफ्स्पा जो है आर्म्ड फोर्सेस को बहुत ज़्यादा पावर देती है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओपन फायर कर सकते हैं वो किसी भी सस्पेक्ट पे, चाहे उनकी उस सस्पेक्ट की डेथ ही हो जाए. ऑलराइट, उसके अलावा बिना वारंट किसी को अरेस्ट कर सकते हैं और कोई भी प्रेमिस या कोई भी जो लोकेशन है उसका सर्च कर सकते हैं उसको विदाउट वारंट. ऑलराइट, इसको अप्लाई कौन करता है, इम्पोज कौन करता है अफ्स्पा को? अफ्स्पा को इम्पोज किया जाता है बाय द सेंटर और द गवर्नर ऑफ अ स्टेट or the state or on the state or parts of it after these areas are declared disturbed under section 3. तो इसे सेंटर या गवर्नर द्वारा अप्लाई इम्पोज किया जा सकता है. The move is expected to demilitarize the northeast region. It will lift restriction of movements through checkpoints and frisking of residents. तो बेसिकली ये जो मूव किया इंडिकेशन जो आया है, उसके अलावा जो कई जगह से अफ्स्पा को हटाया गया है, तो इससे क्या है, नॉर्थ ईस्ट रीजन का डीमिलिटराइजेशन होगा. ऑलराइट, इससे जो चेक पॉइंट्स के थ्रू जो मूवमेंट है उसमें रेस्ट्रिक्शंस लगे रहते हैं या जो रेसिडेंट्स को एक तरीके से बाउंड किया गया है, तो ये रेस्ट्रिक्शंस भी ख़त्म हो जाएंगे. उसके अलावा जो नागालैंड में मॉन किलिंग्स हुई थी कुछ टाइम पहले, उन मॉन किलिंग्स के ऊपर जो लोगों में गुस्सा है उस मॉन किलिंग्स के बारे में, तो इससे भी ये अफ्स्पा हटने से वो भी कुछ हद तक ये मामला शांत हो सकता है. वाई द डिसीजन नाउ? ये डिसीजन अब क्यों लिया गया है? क्योंकि पिछले 2 दशकों में नॉर्थ ईस्ट के पार्ट्स में अलग अलग हिस्सों में इंसर्जेंसीज कम हुई है और कई सारे जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ बातचीत कर रहे हैं और कोऑपरेट कर रहे हैं. ऑलराइट, नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में जो मेजर ग्रुप्स हैं NSCN IM एंड नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स, तो ये भी क्या है कि गवर्नमेंट के साथ में अलग अलग अग्रीमेंट्स कर रहे हैं ताकि पीस इंश्योर किया जा सके इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन. ऑलराइट, मणिपुर की बात करें तो इंसर्जेंसी एज वेल एज हेवी मिलिटराइजेशन हैव बीन ऑन द डिक्लाइन सिंस 2012 व्हेन द सुप्रीम कोर्ट स्टार्टेड हियरिंग अ PIL ऑन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स. तो मणिपुर की अगर बात करें तो 2012 से जब सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स थी, जहाँ फेक एनकाउंटर्स की बात हुई थी, तो फेक एनकाउंटर्स में जो 6 लोग मरे थे, तो उस टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो हियरिंग स्टार्ट की थी, तब से उस एरिया में भी इंसर्जेंसी और हैवी मिलिटराइजेशन कम होता जा रहा है. नागालैंड में क्या हुआ था बेसिकली, जो ओटिंग मॉन एरिया जो है वहाँ पर 14 विलेजर्स को मार दिया गया था, ये एक्विजिशन के बेस पर ही, के सस्पेक्ट होने के बेस पे. तो इस वजह से डिमांड्स बढ़ती गई कि अफ्स्पा को रिमूव करना ज़रूरी है फ्रॉम नागालैंड. ऑलराइट, नाउ स्टेट ऑफ अफ्स्पा इन द नॉर्थ ईस्ट. तो ये एक मैप है जिसमें बताया गया है कि अफ्स्पा का स्टेट नॉर्थ ईस्ट के मेजर स्टेट्स में कहाँ कहाँ अप्लाई है, कहाँ पे रिवोक कर दी गई है, कहाँ पर अभी पार्शली है. ऑलराइट, तो आसाम की बात करें तो अभी हमने डिस्कस किया 23 डिस्ट्रिक्ट से पूरी तरह से हटा दिया गया है अफ्स्पा को और एक डिस्ट्रिक्ट में ये पार्शियली एप्लीकेबल है. 9 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी भी इन फोर्स है और विड्रॉवल कवर्स अराउंड 60% ऑफ द स्टेट्स एरिया. तो ये बेसिकली जो 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये 60% ऑफ द स्टेट्स एरिया कंप्राइज करती है. नागालैंड की बात करें तो 3 डिस्ट्रिक्ट से टोटली हटा दिया गया है और 4 से पार्शियली हटाया गया है और जितना जो विड्रॉल हुआ है बेसिकली वो पूरे स्टेट के एरिया का 25% कॉन्स्टिट्यूट करता है. मणिपुर की बात करें तो 6 वैली डिस्ट्रिक्ट से हटा दिया गया है पार्शियली इसको और हिल डिस्ट्रिक्ट्स में अभी भी मणिपुर में अफ्स्पा एप्लीकेबल है. ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड.
रेवोकेशंस की अगर हम बात करें तो अफ्स्पा त्रिपुरा से 2015 में हटा दिया गया था और मेघालय से 2018 में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहले त्रिपुरा और मेघालय से अफ्स्पा को रिमूव या फिर इन्वोक कर दिया गया है। It is convenient to link the execution of an area from AFSPA purview with reduction in violence by armed groups, improvement in security situation, and increase in development activity. But what is important is the recognition that the law created an atmosphere of impunity and led to the commission of excesses and atrocities. All right. तो ये कहा जाता है कि अफ्स्पा जो है उससे सिक्योरिटी सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, वायलेंस जो है वो जो आर्म फोर्सेस ने की, उसके अलावा डेवलपमेंट एक्टिविटी में इंक्रीज़ हुआ, लेकिन फिर भी उस अफ्स्पा जो एक्ट है उसकी वजह से एट्रोसिटीज़ हुई है लोगों पर। ऑल राइट, इवन जो अक्यूज थे उसके अलावा जो बेगुनाह थे उन पर भी बहुत ज़्यादा अत्याचार इस एक्ट के अंतर्गत किए गए हैं। ऑल राइट, रीज़न फॉर इम्पोजिशन ऑफ अफ्स्पा इन द नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में इतना मतलब पूरा एक्सटेंशन में अफ्स्पा का इम्पोजिशन क्यों किया गया था? नागा नेशनलिस्ट मूवमेंट किक्ड ऑफ इन द 1950s विद द सेटिंग अप ऑफ नागा नेशनल काउंसिल, प्रेडेसेसर ऑफ NSC, एंड आर्म्ड पुलिस फोर्सेस allegedly used force to quell the movement। 1950s में क्या हुआ कि नागा नेशनलिस्ट मूवमेंट का इनिशिएशन हुआ, शुरू हुआ, तो उसके रिस्पेक्ट में नागा नेशनल काउंसिल जो कि NSCN का प्रेडिसेसर है उसका शुरुआत हुई। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि इसको रिस्पांस में जो आर्म्ड जो असम की जो पुलिस फोर्सेस थी उन्होंने फोर्स अप्लाई किया ताकि इस मूवमेंट को दबाया जा सके। ऑल राइट, तो उसकी वजह से क्या हुआ, आर्म्ड मूवमेंट शुरू हो गया नागालैंड में। फिर पार्लियामेंट में अफ्स्पा 1958 में पास किया गया और सब्सिक्वेंटली पूरे स्टेट में अफ्स्पा को अप्लाई कर दिया गया। मणिपुर की बात करें, 1958 में जब मणिपुर में लगा तो ये मणिपुर में 3 जो नागा डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सेनापति, तमेंगलोंग और उखरुल, यहाँ पर NNC एक्टिव थी, तो इस जगह भी अफ्स्पा लगाया गया था। 1960s में जब अप्लाई किया गया इसको तो ये किया गया था कुकी जोमी डोमिनेटेड मणिपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ चूराचंदपुर। ऑल राइट, ये यहाँ पर क्यों अप्लाई किया गया? क्योंकि यहाँ पर मीज़ो इंसर्जेंट मूवमेंट चल रहे थे। ऑल राइट, और पूरे स्टेट में 1979 में इसको एक्सटेंड कर दिया गया। ऑल राइट, एज सेसेशनिस्ट एंड नेशनल मूवमेंट्स स्टार्टेड स्प्राउटिंग इन अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अफ्स्पा स्टार्टेड बीइंग एक्सटेंडेड एंड इम्पोज। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि पहले तो ये नागालैंड से शुरू हुआ, फिर मणिपुर में आया, इस तरीके से धीरे धीरे क्या हुआ कि सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स की नॉर्थ ईस्ट अलग रहेगा, अलग कंट्री या अलग दूसरी कंट्रीज़ के साथ जुड़े कुछ जो भी सेसेशनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुए, तो इस वजह से क्या हुआ कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में धीरे धीरे पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अफ्स्पा अप्लाई हो गया। नाउ अनपॉपुलैरिटी ऑफ अफ्स्पा, ये अफ्स्पा जो है इतना जो लोकल पब्लिक है उसके अलावा सिविलियंस है उनमें इतना अनपॉपुलर क्यों है? क्योंकि नागालैंड में तो जैसे नागालैंड का अगर हम इंसिडेंट्स लें तो नागालैंड में साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज हुए, लोगों के अंदर क्या हुआ कि ट्रॉमा क्रिएट हो गया एट्रोसिटीज़ के खिलाफ। उसके अलावा लोगों को लगा कि वो उनको फील होता था कि वो इंडिया का पार्ट है ही नहीं। ऑल राइट, नागा नेशनलिस्ट मूवमेंट जो था वो इनिशियली बहुत पीसफुली स्टार्ट हुआ था, लेकिन जब फोर्स जो असम बेसिकली जो फोर्स अप्लाई हुई, उसके अलावा जो अफ्स्पा लगा, उस वजह से क्या हुआ कि नागा जो लोग थे वो धीरे धीरे वायलेंस की तरफ मुड़ गए। ऑल राइट, इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस रिकॉर्डेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एज अफ्स्पा गिव्स स्वीपिंग पावर्स टू सिक्योरिटी फोर्सेस। इसकी वजह से क्या हुआ क्योंकि अफ्स्पा की वजह से जो आर्म्ड फोर्सेस है उनको स्पेशल पावर्स मिलती हैं, एक्सटेंसिव पावर्स मिलती हैं, तो उस वजह से वायलेंस इसके खिलाफ लोगों में गुस्सा पैदा हुआ और उस वजह से वायलेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ऑल राइट, in a writ petition filed in the Supreme Court in 2012, the families of victims of extrajudicial killings alleged 1,528 fake encounters had taken place in the state from May 1979 to May 2012. सुप्रीम कोर्ट में 2012 में एक रिट पिटिशन फाइल की गई थी, उसके अकॉर्डिंग 1528 फेक एनकाउंटर्स 1979 से लेकर 2012 के 12 तक हुए हैं। और राइट, उसके रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक कमीशन सेटअप किया और इन 6 केसेस में इन्होंने क्या देखा कि 6 केसेस को स्क्रूटिनाइज किया गया बेसिकली, और उन 6 के 6 केसेस में ये देखा गया कि जो सेना थी, जो आर्म्ड फोर्सेस थी, उन्होंने फेक एनकाउंटर्स किए हैं। ऑलराइट, तो इस वजह से अफ्स्पा बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर है।
ऑलराइट, प्रीवियस अटेम्प्ट्स टू रिपील और रिड्यूस अफ्स्पा, तो पहले के कौन से अटेम्प्ट्स गवर्नमेंट ने किए थे ताकि अफ्स्पा को हटाया जा सके या फिर उसकी पावर को कम किया जा सके, उसके दायरे को कम किया जा सके। तो 2000 में इरोम शर्मिला नाम से एक्टिविस्ट थे, उन्होंने अपनी एक हंगर स्ट्राइक शुरू करी और 16 साल तक ये हंगर स्ट्राइक चलती रही अगेंस्ट अफ्स्पा इन मणिपुर। ऑलराइट, 2004 में उस टाइम जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने एक 5 मेंबर्स कमेटी सेटअप की जिसने 2005 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की और कहा कि ये अफ्स्पा को रिपील किया जाना चाहिए, ये एक तरीके से ऑपरेशन कर रहा है लोगों का। सेकेंड ARC ने, जो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है, इसने 2004 जो 2005 में रिपोर्ट आई थी उसको सपोर्ट किया और कहा कि अफ्स्पा को रिपील किया जाना ज़रूरी है। ऑलराइट, नाउ पोजीशंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट की क्या पोजीशन है अफ्स्पा पे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक्ट बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको अनब्रिडल्ड पावर देती है कि वो डिसीजन ले सकती है अगर उसको अफ्स्पा किसी स्टेट में इम्पोज करना है तो। ऑलराइट, लेकिन यूजुअली क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्सोनेंस या स्टेट गवर्नमेंट से बात करती है। ऑलराइट, स्टेट जो सेंटर है अगर उसको स्टेट गवर्नमेंट से रिटन रिकमेंडेशन मिलती है, उसको रिकमेंडेशन मिल रही है स्टेट गवर्नमेंट से, तो वो डिसीजन लेता है। कई जगह पर सेंटर ने स्टेट को ओवररूल भी किया है, जैसे कि त्रिपुरा में 1972 में जब अफ्स्पा लगा तो स्टेट का कुछ उसमें रोल था नहीं। ठीक है, तो ये इंस्टेंसेस भी हैं कि सेंटर ने कब ओवररूल किया है स्टेट को। ऑलराइट, द फाइट टू रिपील अफ्स्पा हैज़ बीन लार्जली ड्रिवन बाय सिविल सोसाइटी ग्रुप्स। अफ्स्पा को रिपील करने के लिए जो फाइट है वो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स द्वारा चलाई जाती है। वोटिंग फायरिंग तक किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने कभी भी अफ्स्पा को रिपील करने की बात नहीं की, लेकिन वोटिंग फायरिंग के बाद में नागालैंड असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया पहली बार कि अफ्स्पा को रिपील किया जाएगा। ऑलराइट, उसके अलावा 3 मिनिस्टर्स हैं बेसिकली, उनका नाम नहीं है, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय के 3 चीफ मिनिस्टर्स ने भी अफ्स्पा को रिपील करने की बात की है। ऑलराइट, तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स का पोजीशन है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट करती हैं, कई जगह पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की जो इच्छा है उसको ओवररूल कर देती है। और कहाँ कहाँ पे फर्स्ट टाइम के अब रेजोल्यूशन नागालैंड में फाइल किया गया था। ऑलराइट, ये सब चीज़ हमने पढ़ी। अब कंक्लूजन क्या है कि हाँ, अभी तक कुछ हद तक इस एक्ट के दायरे में कमी हुई है, ग्रेजुअल रिडक्शन हुआ है, लेकिन जो जिन विक्टिम्स पर एट्रोसिटीज़ हुई हैं पास्ट में, उनके लिए भी गवर्नमेंट को जस्टिस करना होगा, इंश्योर करना होगा। All right. On political side, it is indeed true that the much headway has been in moving towards a political solution to some of the multifarious disputes in the region in the form of peace accords, ceasefire and creation of sub-regional administrative arrangement. ऑलराइट, तो अभी बहुत सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं ताकि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में बेसिकली डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके डिप्लोमेटिकली, चाहे जो पीस अकॉर्ड साइन करके किया जा रहा हो, वो सीज फायर हो रही है कई जगह पर, उसके अलावा सब रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव रीअरेंजमेंट्स हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो पीस इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। ऑलराइट, अगर अफ्स्पा को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट तो ये इस पीस प्रोसेस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो सकता है। बट इररेस्पेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी सिचुएशन, अफ्स्पा शुड नॉट हैव अलाउड सच इम्प्यूनिटी टू द आर्म्ड फोर्सेस। कितनी ही सिक्योरिटी सिचुएशन की ज़रूरत हो, कितनी ही इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो, लेकिन अफ्स्पा को इस तरीके से अनब्रिडल्ड पावर्स आर्म फोर्सेस को नहीं देनी चाहिए थी, जिसकी वजह से जो इनोसेंट पब्लिक है उसको भी एट्रोसिटीज़ सहनी पड़ी हैं। तो ये कंक्लूजन है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया अफ्स्पा का स्टेट क्या है, कहाँ कहाँ रिमूव हो चुका है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मेजर स्टेट्स कौन से हैं जहाँ पर अफ्स्पा इम्पोज्ड है। दिस इज ऑल इन दिस न्यूज़। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। द रिसेंट वोज ऑफ जूट इंडस्ट्री इन वेस्ट बंगाल। तो रिसेंटली जो भी जूट इंडस्ट्री है मेजरली इंडिया की वेस्ट बंगाल के अंदर जो सिचुएटेड है, उसके अंदर कई सारी इश्यूज़ आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिनके बारे में भी हम इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दैट वी कैन टेक ए कंटेक्स्ट टू स्टार्ट विद। रिसेंटली एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP बैरकपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर से मीट करता है और जो भी जूट फार्मर्स के रिगार्डिंग कंसर्न्स थी उनके बारे में डिस्कशन होता है। उसके अलावा वर्कर्स और पूरी ओवरऑल जूट इंडस्ट्री के बारे में भी डिस्कशन होता है। इस मीटिंग से पहले
before this meeting, Barakpur MP has already written to West Bengal CM seeking her intervention into arbitrary decision of capping the prices for producing raw materials into mills. तो इस मीटिंग से पहले भी जो बैरकपुर का जो एमपी था उसने एक रिटर्न रिक्वेस्ट बोल सकते हैं या फिर एक इंटरवेंशन मांगी थी वेस्ट बंगाल सीएम से कि जो आर्बिट्रेरी डिसीजन है कि प्राइस ऑफ प्रोक्योरिंग रॉ जूट का जो कैपिंग प्राइस है उसको अंदर इंटरवीन करके उसको चेंज किया जाए। उस टाइम उसने रेफ़र किया था जूट कमिश्नर के सितंबर 30 के नोटिफिकेशन का, जिसके अंदर बोला गया था कि नो एंटिटी कि किसी भी एंटिटी को अलाउ किया जाएगा, किसी भी एंटिटी को अलाउ नहीं किया जाएगा परचेज या फिर सेल करने का रॉ मटेरियल एक्सीडिंग 6500 पर क्विंटल। तो ये एक तरीके का कैपिंग हो गया कि कोई कुछ भी खरीदे या बेचे वो 6500 पर क्विंटल के हिसाब के आगे नहीं बेच सकता। तो रिगार्डिंग दिस नोटिफिकेशन और दिस डिसीजन ओनली द बैरकपुर एमपी मेट विद द टेक्सटाइल मिनिस्टर टू इंटरवीन इन दिस arbitrary decision, right? Okay, now all this is happening, but what is currently going in the jute industry, or what are the current issues that the jute industry is facing in context of this meeting or the previous notification issued by the jute commissioner, right? Okay, we can see that mills are now procuring raw jute at prices higher than what they are selling after processing. कि इनपुट कॉस्ट इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, कि जिस पे वो बेचेंगे एसपी वो ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, कि रॉ मटेरियल खरीदने में ही जितनी कॉस्ट लग रही है वो उतनी है कि वो सेलिंग प्राइस से भी ज़्यादा हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सेलिंग प्राइसेस बढ़ेगी। गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जूट के लिए, रॉ जूट प्रोक्योरमेंट के लिए, जो कि है 4750 रुपये पर क्विंटल। और ये किस सीज़न के लिए था, 22-23 के लिए, 2022 से 2023 के बीच का जो सीज़न है उसके लिए जो एमएसपी सेलेक्ट किया या डिसाइड किया गया गवर्नमेंट के थ्रू वो था 4570 रुपीज़ पर क्विंटल, राइट। लेकिन एग्जीक्यूटिव ने स्टेट किया है कि ये पहुंच गया, ये जो रेट मिनिमम एमएसपी जो डिसाइड किया था ये पहुंच गया है 7200 रुपीज़ पर क्विंटल, दैट इज़ 700 मोर देन द 6500 पर क्विंटल कैप फॉर द फाइनल प्रोडक्ट। ये 7200 का जो क्वांटिटी वाला जो क्विंटल वाला जो रेट है ये पहुंच गया है इससे भी ऊपर, राइट। Though the union government has come with several schemes preventing de-hoarding or execution below the mechanism required as synthetic regulation. अब इस सब को करने के लिए जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने काफ़ी स्कीम्स लाई गई हैं प्रिवेंट करने के लिए डी होर्डिंग को, लेकिन एग्जीक्यूटिव को लगता है कि मैकेनिज़्म चाहिए एक सिंथेटिक सिस्टमेटिक रेगुलेशन के लिए, कि इस पर्टिकुलर चीज़ को रेगुलेट किया जाए, उसके लिए सिस्टमेटिक रेगुलेशन चाहिए, राइट। मूविंग ऑन, सप्लाई स्टेटस, कि इस पूरे प्रोसेस में जो सप्लाई है उसका स्टेटस क्या है, राइट। तो सप्लाई को हुआ क्या है, क्यों दिक्कतें आ रही हैं, क्यों इसके रेट्स बढ़ रहे हैं, रेट्स क्यों बढ़ते हैं। अगर जनरली हम बात करें, अगर रॉ मटेरियल डिक्रीज़ होगा तो ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लेशन या फिर प्राइस हम बोल सकते हैं इंक्रीज़ होगा, कि अगर हमारे पास स्टॉक ही नहीं है तो जो ऑलरेडी पड़ा है उसी को हायर प्राइसेस में बेचा जाएगा। तो ये जो स्टॉक है या फिर ये जो भी डिक्रीज़ है रॉ मटेरियल के अंदर, ये क्यों आया है, सप्लाई क्यों डिसरप्ट हुई है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो साइक्लोन अम्फान आया था मई 2020 के अंदर, उसके बाद सब्सिक्वेंटली रेन्स आ गई जो कि जूट के प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करी, राइट, जिससे कि जूट का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हुआ, राइट। अब इससे हुआ क्या, These events led to lower acreage, which in turn led to lower production and yield compared to previous years. अब इससे हुआ क्या, जहाँ पर हम लोअर एक्रेज मतलब जो एरिया होता है जहाँ पे ग्रो करते हैं, राइट, वो लो हो गया और जो प्रोडक्शन है वो भी लो हो गई, राइट, कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। सिंपल सी बात है,
साइक्लोन जो है ने इफेक्ट किया, राइट। उसके बाद रेन्स आई, इससे क्या हुआ कि एरिया जो था वो डिक्रीज़ हुआ। एरिया डिक्रीज़ करने से क्या हुआ कि ऑब्वियसली यील्ड जो थी, जो भी पैदावार थी, वो भी लोअर हुई, राइट। तो एक पर्टिकुलर चीज़ कैसे पूरे प्रोडक्शन को इफेक्ट करती है हम देख सकते हैं। एडिशनली जो कमीशन है एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइसेस का, उन्होंने उनकी इस साल की रिपोर्ट में है कि जो जूट फाइबर है, फाइबर की जो क्वालिटी है वो भी डिक्रीज़ हुई है। किन कारण से? वाटर लॉगिंग के कारण से, कि रेन ज़्यादा हुई और वाटर एक जगह इकट्ठा हो गया, राइट। जिसके कारण कि जब वाटर, जैसे मान लीजिए ये एक खेत है, इसमें पानी भरा हुआ है, राइट, और इसमें क्रॉप्स उगे हुए हैं। अगर यहाँ पर पानी भर गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो क्रॉप्स है ये ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं करेंगे, और इनसे बचने के लिए फार्मर्स को जो क्रॉप है वो प्रीमेच्योरली हार्वेस्ट करने पड़ेंगे, राइट। अदर देन दिस, acreage issues was accompanied by hoarding at all levels, right from the farmers to the traders। और इस पूरे प्रोसेस का जो हमने देखा साइक्लोन से लेके और अभी तक प्रीमेच्योर जो हार्वेस्टिंग था, इस पूरे जो साइकिल का इफ़ेक्ट है वो फार्मर्स से लेके और ट्रेडर्स तक इफ़ेक्ट किया, राइट। ओके, मूविंग ऑन, वेयर डज इंडिया स्टैंड इन कंपैरिजन टू बांग्लादेश। अगर हम बांग्लादेश और इंडिया को कंपेयर करें तो इंडिया इन कंपैरिजन टू बांग्लादेश वो कहाँ पर खड़ा है। अगर हम FAO इंडिया की बात करते हैं, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट का, फॉलोड बाय बांग्लादेश। इट मीन्स बांग्लादेश इज ऑन फर्स्ट, देन चाइना, चाइना इज ऑन सेकंड, एंड देन इंडिया इज ऑन थर्ड, राइट। अगर हम फूड एसोसिएशन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इंडिया जो है वो है थर्ड नंबर पर इन जूट प्रोडक्शन, राइट। हाउएवर, टर्म्स ऑफ एक्रेज की अगर हम बात करते हैं, बांग्लादेश सबसे टॉप पर है क्योंकि वो 3/4 अकाउंट करता है, 3/4 ऑफ द ग्लोबल जूट एक्सपोर्ट्स का 3/4। जैसे मान लीजिए कि अगर एक ग्लोबल जूट एक्सपोर्ट्स का साइकिल है 100%, तो इसमें से इतना वाला जो एरिया है ये बांग्लादेश कवर करता है, राइट। और ये 45% और 25% में से भी 7% जो एरिया है ये वाला इंडिया कवर करता है। तो ऑब्वियस सी बात है बांग्लादेश बहुत ऊपर है वर्सेस इंडिया की। इंडिया के रिस्पेक्ट में कवर करें तो बांग्लादेश की बहुत हाई है, राइट। अब इन सब का कारण क्या है, क्यों ये सब होता है, मतलब ये पूरे ऐसा क्यों है कि बांग्लादेश ऊपर है और इंडिया नीचे है। सबसे पहले तो इंडिया पीछे है सुपीरियर क्वालिटी ऑफ जूट फाइबर्स। फर्स्ट हो गया क्वालिटी, सेकंड हो गया इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स, कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इंडिया के पास उसको मैच करने के लिए। अदर देन दिस, जो एग्रो क्लाइमेट है, एग्रीकल्चर जो जूट कल्टीवेशन के लिए जो क्लाइमेट है वो भी इंडिया के पास एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश सूटेबल कम है, राइट। ओके, अदर देन दिस, जो CACP की रिपोर्ट है, CACP कौन सी रिपोर्ट थी, दिस वन, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की जो रिपोर्ट है, उसने ये भी बताया है कि बांग्लादेश प्रोवाइड्स कैश सब्सिडीज फॉर वेरीड सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड जूट प्रोडक्ट्स, कि बांग्लादेश सब्सिडीज देता है, सेमी फिनिश्ड आधा फिनिश्ड है उसमें और फिनिश्ड है उस जूट प्रोडक्ट में भी। लेकिन अगर इंडिया को इस चीज़ में कंपेयर कर अगर हम देखते हैं तो ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा इंडिया के लिए कि वो एक्सपोर्ट ऑप्शंस देखें सब्सिडी देने के बाद। अगर वो सब्सिडी देंगे तो फिर वो कमाएंगे क्या, तो बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है यहाँ पर, और ये कॉम्पिटिटिवनेस इमर्ज होती है, राइट। तो इन सबसे स्टेक पे क्या है, क्या इफ़ेक्ट करेगा। सबसे पहले अगर बात करते हैं कि जूट सेक्टर जो है वो 3.70 लाख वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट देता है डायरेक्टली और 40 लाख फार्म फैमिलीज को सपोर्ट करता है, राइट। अगर इसके ऊपर क्लोजर आता है मिल्स के ऊपर, रॉ मटेरियल की जो
प्रोक्योरमेंट डिक्रीज होने के कारण या फिर रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस है वो हाई जाने के कारण अगर मिल्स क्लोज होती हैं तो सबसे पहले तो जो डायरेक्ट एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट जिनको मिल रखा है 3.70 लाख वर्कर्स, अदर देन दिस 40 लाख फार्म फैमिलीज भी इसके ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। तो ये इनको इफ़ेक्ट करेगा। अगर एरिया की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ये 3 एरियाज़ तीनों ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास या फिर बोल सकते हैं हम नॉर्थ ईस्ट के आसपास, ये ऑलमोस्ट 99% है जो जूट का प्रोडक्शन ये लोग सर्व करते हैं, राइट। अगर हम प्रीलिम्स टेक अवे की बात करते हैं या फिर प्रीलिम्स के हिसाब से क्या चीज़ इसमें आ सकती है, अगर इसको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव मिले तो सबसे पहले जूट कल्टीवेशन का सिस्टम क्या रहता है, कंडीशंस क्या क्या चाहिए इसके प्रोडक्शन के लिए। अदर देन दिस प्रोड्यूसर्स, के जूट के प्रोड्यूसर्स कौन कौन हैं, रीजन्स कौन कौन से हैं मेजर। अदर देन दिस अब जैसे इंडिया का वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, तो इनका लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि जूट प्रोडक्ट्स या जूट प्रोडक्शन किस एरिया में होता है, राइट। ओके, ये तो हो गया एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव। अगर दूसरी बात करते हैं करंट अफेयर्स के एस्पेक्ट में तो एम्फॉन साइकिल जो था इसके बारे में भी क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं, या फिर साइक्लोन के आने के चांसेस है कि साइक्लोन एंड इट्स टाइप्स बोल सकते हैं, ये तो यूपीएससी पूछ ही लेता है, राइट। ओके, दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस आर्टिकल एंड वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ऑटिज्म सपोर्ट नेटवर्क टू हेल्प गिव स्पेशलाइज्ड केयर इन रूरल इंडिया। ऑटिज्म सपोर्ट नेटवर्क जो है वो हेल्प करेगा किस चीज़ में, स्पेशलाइज्ड केयर देने में, कहाँ पर, रूरल इंडिया के अंदर, राइट। ऑटिज्म सपोर्ट नेटवर्क हेल्प्स टू प्रोवाइड केयर कहाँ पर, रूरल इंडिया के अंदर। दिस इज द वे यू कैन सी और डेसिफर कि व्हाट द आर्टिकल इज टू बी अबाउट, कि आर्टिकल किसके बारे में होगा जस्ट हेडिंग को देखते ही, राइट। ओके, टू स्टार्ट विद द सेंटर फॉर ऑटिज्म अदर डिसेबिलिटीज रिहेबिलिटेशन रिसर्च एंड एजुकेशन, कैडरे अगर हम बात करते हैं, ये एक नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक नेटवर्क सपोर्ट लॉन्च करेगा, पे अटेंशन, नॉट अटेंशन, इट्स ऑटिज्म, तो पे अटेंशन, राइट। क्या होगा, एंड इसका अगर हम बात करते हैं एक पे पूरा बात करते हैं अगर इसके जो नेटवर्क की है तो पे अटेंशन, ए डिफरेंट माइंड इज ए गिफ्टेड माइंड, दिस इज द फर्स्ट डिजिटल ऑटिज्म सपोर्ट नेटवर्क ऑफ इंडिया, राइट। तो प्री का सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया कि पे अटेंशन किससे रिलेटेड है, ऑटिज्म सपोर्ट नेटवर्क, राइट। किसने दिया, कैडरे, सेंटर फॉर ऑटिज्म अदर डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन एजुकेशन रिसर्च, राइट। ओके, तो पे अटेंशन है क्या चीज़। दिस इनिशिएटिव शैल पे द वे फॉर स्मॉल टाउन्स रूरल इंडिया टू एक्सेस स्पेशलाइज्ड केयर एंड सपोर्ट, क्रिएट एन ऑक्सिलरी नेटवर्क और चैम्पियंस फॉर डिफरेंटली एबल्स। तो जो डिफरेंटली एबल्ड जो पर्सनस है या जो सिटीजन्स है इंडिया के, उनको ये स्पेशल केयर एक्सेस करने में मदद करेगा और एक ऑक्सिलरी नेटवर्क बनाएगा चैम्पियंस का उन डिफरेंशियली एबल्ड लोगों के लिए, राइट। इसके अलावा ये प्लेटफॉर्म मॉनिटरिंग करेगा, एनेबल करेगा मॉनिटरिंग ऑफ स्किलिंग, एक तो मेंटरिंग का, मॉनिटरिंग नहीं मेंटरिंग, उनके स्किलिंग और मीनिंगफुल लाइवलीहुड का, कि जो बंदे ऑटिज़म से जिनको ऑटिज़म है उनके लिए मेंटरिंग हो, उनकी स्किलिंग हो और एक मीनिंगफुल लाइवलीहुड वो जिएँ। फेजेस की अगर बात करें, पहले फेज़ में ये फोकस करेगा सपोर्टिंग चिल्ड्रन विद ऑटिज़म, कि चिल्ड्रन जिनको ऑटिज़म है उनको सपोर्ट करे, और फिर सब्सिक्वेंटली सेकंड स्टेज पे ये करेगा यंग अडल्ट्स को, जिनको कि एम्पावर करेगा लाइफ स्किल्स के साथ और करियर के लिए वो तैयार रहें, राइट। अब इस पूरे इनिशिएटिव का जो कंटेंट है वो डिज़ाइन किसने किया है, कैडरे से जो स्पेशलिस्ट आए थे, राइट, और जिनकी ट्रेनिंग
एक्सपर्टीज़ है ऑटिज़म वाले बच्चों को ट्रेन करने के लिए, तो उन्हीं के मदद से इसका पूरा कंटेंट तैयार किया गया है। ये प्रोजेक्ट एम क्या करता है, नेटवर्क ऑफ ग्रास रूट चैम्पियंस, ग्रास रूट लेवल पे चैम्पियंस आइडेंटिफाई करे, क्लियर आइडेंटिफिकेशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर ले, फर्स्ट लेवल केयर प्रोवाइड करे, सोशल स्किल्स टीच करे, डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को कैसे ईज किया जाए, राइट, वर्कशॉप्स होल्ड करे। किस चीज़ के लिए वर्कशॉप, सेंसरी एंड मोटरी डेवलपमेंट के लिए ये वर्कशॉप होल्ड करे, राइट। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये मेंस के पर्सपेक्टिव से। अगर मेंस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है या फिर कैसे भी क्वेश्चन आता है सोशल एम्पावरमेंट के ऊपर भी डिसेबिलिटीज़ के लिए, तो ये ऑटिज्म सपोर्ट नेटवर्क वाला जो एग्जांपल है ये हम एज अ फर्दर पॉइंट या फिर उसमें उसके कंटेक्स्ट को लेते हुए हम एक बहुत ही बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं, राइट। ओके, मूविंग ऑन। अदर देन दिस इट वाज आल्सो फोकस ऑन आर्ट एंड डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट उनका कैसे एम्पावर हो, डांस, म्यूज़िक थेरेपी, फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस, कम्युनिकेशन स्किल्स और सपोर्ट फॉर एकेडमिक्स को भी ये फोकस करेगा। अच्छा, हम इतने जैसे बात करें ऑटिज़म, ऑटिनेशन, लेकिन ऑटिज़म होता क्या है, क्या चीज़ होती है ऑटिज़म? ये तो हमने इसके नेटवर्क के बारे में बात कर लिया, कैसे काम करेगा, क्या चीज़ है। ऑटिज़म क्या है? ऑटिज़म को ASD भी बोलते हैं, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हम इसे कह सकते हैं, कंडीशन कह सकते हैं, जहाँ पर कि सब्जेक्ट या फिर जो भी आदमी है, जो भी बंदा है जिसको ये इशू है, वो उसके कम्युनिकेशन और उसके बिहेवियर के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। और इसके अंदर वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स और स्किल्स रहती हैं कि अलग अलग सिम्टम्स होते हैं जिससे कि ASD का पता लगता है। ASD एक माइनर प्रॉब्लम में भी हो सकती है कि हाँ एक कुछ पर्टिकुलर चीज़ में ही उसके वो सिम्टम्स आते हो, या फिर एक परमानेंट डिसेबिलिटी भी होती है जिसको कि फुल टाइम केयर की ज़रूरत पड़ती है, राइट। जिसको भी ऑटिज़म होता है उनको कम्युनिकेशन करने में बहुत ही ट्रबल होती है, राइट। उनको ट्रबल होती है कि अलग दूसरे जो बंदे हैं वो क्या थिंक करते हैं या क्या फील करते हैं, और ये उनको हार्ड बना देता है कि हर बात बोलने से पहले वो सोचेंगे कि मैं बोलूँगा तो अगला कैसे सोचेगा, क्या फील करेगा, राइट। और ये उसके लिए हार्ड हो जाता है उन बंदों के लिए कि वो खुद को एक्सप्रेस कर सकें इधर विद वर्ड्स, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन और टच, राइट। इन किसी भी मीडियम के थ्रू वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जिन भी पीपल को ऑटिज़म की दिक्कत है उनको प्रॉब्लम हो सकती है लर्निंग से, राइट, कि वो लर्न नहीं कर पाते, सीख नहीं पाते हैं। उनके स्किल्स जो हैं वो अनइवनली डेवलप होंगे कि हाँ कि कुछ एक चीज़ में तो बहुत परफेक्ट है लेकिन दूसरी चीज़ बिल्कुल ही निल है, राइट। अगर हम इसका एग्जांपल लें कि माना एक आदमी को कम्युनिकेट करने में बड़ी दिक्कत आती है कि वो बातचीत नहीं कर पाता है, लेकिन वो आर्ट, म्यूज़िक, मैथ और मेमोरी में बहुत ही ज़्यादा शार्प है या गुड है, राइट। ओके, कॉजेज़ क्या है और साइंस क्या है, कि इसके कॉज क्या है, साइंस क्या है। अगर साइंस की बात करें तो यूजुअली जब बच्चा 3 साल का होता है तब सिम्टम्स अपीयर होते हैं, राइट। और कुछ बंदे बर्थ से ही इस सिम्टम्स को शो करते हैं। अगर कॉमन सिम्टम्स की हम बात करें, लैक ऑफ आई कांटेक्ट, कि आई कांटेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इंटरेस्ट बहुत ही नैरो रेंज होता है, ज़्यादा सेक्टर्स ये एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं कि हाँ इसमें भी जैसे नॉर्मल बच्चा हर एक चीज़ करना चाहता है, लेकिन इनका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ही नैरो रेंजेस रहता है, राइट। इसके अलावा एक ही चीज़ को बार बार करना, रिपीट वर्ड करना, फ्रेजेस को रिपीट करना, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे हिलना, लीवर को आगे पीछे फ्लिपिंग करना, राइट। साउंड्स, टचेस, स्मेल्स, और देखने वाले को बहुत ही हाई सेंसिटिविटी होती है कि मतलब कुछ साउंड्स को लेकर वो हाईली सेंसिटिव रहते हैं, वो उनको कंट्रोल फील नहीं कर पाते हैं, फिर बहुत ही इरिटेटिंग फील करते हैं उस पर्टिकुलर साउंड से, टच से, स्मेल से, राइट। बात करते वक्त दूसरे बंदों से देख नहीं पाते हैं उनसे, जब दूसरा बंदा किसी चीज़ की तरफ पॉइंट करता है तो वो डायरेक्टली आई कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं, उनको हैंड होल्डिंग या फिर कडलिंग करना पसंद नहीं होता है, उनको दिक्कत होती है कि वो स्पीचेस, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन या फिर टोन ऑफ वॉइस को अंडरस्टैंड कर पाएँ। उनका जो टॉकिंग वाला सेंस रहता है, या तो वो गाना गाते हुए ही बात करते हैं या फिर फ्लैट रहेंगे या फिर रोबोटिक वॉइस उनकी रहती है। और
रूटीन के अंदर चेंजेस करने को उनको बहुत ही ट्रबल होती है अडॉप्ट करने में, राइट। अब ये ऑटिज़म होता क्यों है, इसका कोई रीज़न क्लियर नहीं है, राइट। इट कुड बी स्टेम फ्रॉम द प्रॉब्लम पार्ट इन योर ब्रेन्स, यूजुअली यही कि हाँ ब्रेन्स में कुछ दिक्कत है, तो उसकी वजह से ये इशू हो सकता है, जिससे कि जो सेंसरी जो इनपुट है उसको वो इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है और उस लैंग्वेज को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, राइट। दिस कैन बी क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ इससे कुछ अभी तक ये चीज़ पता चली है, ओके। अगर हम कंपैरिजन करें मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स में, तो ऑटिज़म जो है वो बॉयज़ के अंदर 4 टाइम्स मोर कॉमन है देन गर्ल्स, राइट। अब ये ऐसा भी नहीं कि पर्टिकुलर रेस में होता है, एथनिसिटी में होता है, या फिर किसी सोशल बैकग्राउंड में होता है, ये किसी को भी हो सकता है, कहीं भी कैसे भी हो सकता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि हाँ ये दिस इज़ नॉट टच वाला बीमारी कि हाँ टचिंग से, या फिर कुछ एक पर्टिकुलर ब्रीड या फिर कुछ एक रेस पर्टिकुलरली किसी के साइड ये इंडिकेट नहीं करता है। फैमिली की इनकम, लाइफस्टाइल, एजुकेशन लेवल, इससे ऑटिज़म का कोई लेना देना ही नहीं है, सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, राइट। ऑटिज़म जो है फैमिलीज़ के अंदर रन करते हैं, तो इससे क्या होता है, जीन्स अगर कंबाइन करते हैं किसी के, तो वो चाइल्ड्स के रिस्क को इंक्रीज़ कर सकता है। चाइल्ड विद एन ओल्डर पेरेंट, अगर किसी के पेरेंट्स ज़्यादा ही ओल्ड हैं तो उनको हायर रिस्क रहता है ऑटिज़म का, राइट। प्रेग्नेंट वूमेन अगर एक्सपोज होती है कुछ ड्रग्स, मेडिसिन भी हो सकती है, ड्रग्स ज़रूरी नहीं है कि वो ही ड्रग्स हो, मेडिसिन को लेके कुछ उनको इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो उस पर्टिकुलर ड्रग एक्सपोज होने के कारण हो जाता है। कुछ केमिकल्स के साथ एक्सपोज हैं जैसे कि अल्कोहल, या फिर एंटी सीजर मेडिकेशंस, जैसे एंटी सीजर के लिए जो मेडिकेशन होती हैं उनकी वजह से वो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अदर देन दिस और रिस्क क्या है, मैटरनल मेटाबॉलिकल कंडीशन सच एज डायबिटीज़ या फिर ओबेसिटी है तो भी बच्चे को ये चीज़ हो सकती है। अगर ऑटिज़म इन इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया के अंदर जो केस है वो 1 in 500 है, कि 500 में से एक को ऑटिज़म होगा, या फिर परसेंटेज वाइज बात करें तो 0.20% होता है। टोटल अगर हम बात करते हैं तो 21,60,000 बंदों को ऑटिज़म है, मोर देन, राइट। अगर हम एक स्टडी की माने तो जो एस्टिमेटेड 3 मिलियन पीपल है उनको ASD है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, राइट। बहुत ही अच्छा टॉपिक, डेडिकेटेडली डिटेल्ड पूरा एनालिसिस, इसमें पूरा आपको कंटेंट दिया है। ये टॉपिक मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और उतना ही प्रीलिम्स के लिए भी। प्रीलिम्स के लिए तो सिंपल, ऑटिज़म सपोर्ट नेटवर्क, राइट, ये क्या है। इसके अलावा पे अटेंशन एक इसके लिए है, राइट। और उसके बाद डायरेक्टली ऑटिज़म एज ए डिजीज़, राइट। ये तो हो गए प्री के लिए। अदर देन दिस मेंस की अगर बात करते हैं तो डायरेक्टली ऑटिज़म के अगर ऊपर क्वेश्चन आता है तो सिंपल हेल्थ रिलेटेड कहीं इश्यूज आते हैं तो वहाँ पे हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, पर्टिकुलर डिजीज़ को रिलेट करते हुए या फिर सोशल इश्यूज़ को रिलेट करते हुए हम इन चीज़ों को लिख सकते हैं, ओके। दिस वाज द आर्टिकल एंड होप यू हैव एंजॉयड इट and you have learned a lot from this. We'll meet you tomorrow at the same time and we'll try to bring more interesting news. Okay, keep following Toppers Notes, visit the current affairs app, watch videos of more current affairs, right. Other than this, you can visit our website at toppersnote.com. You can download things over there. You can download PDFs, current affairs magazine, daily current affairs PDF, right. Okay, hope you'll be preparing good and prelims are on the way, hardly a month left, right. So start preparing, do as much mocks or prelims question papers you can give. Okay, I will meet you tomorrow. Thank you so much.